हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द बोन। बोन के बारे में जब भी बोला जाता है तो बेसिकली ये बोला जाता है कि जो हमारी बोन है ये एक रिजिड ऑर्गन है कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। अगर देखा जाए जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लिवर या फिर स्टमक या फिर हार्ट वगैरह की बात की जाए तो वो रिजिड ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन जब बोन की बात करें तो ये एक रिजिड ऑर्गन है। और जब बहुत सारी बोन्स एक साथ मिलती हैं तो ये हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं, या जिसको आप स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हो। तो हमारे पास बेसिकली जो स्केलेटन होता है या जो बोन्स होती है उनके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रहती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इंटरनल ऑर्गन जितने भी हमारी बॉडी के होते हैं उन सबको तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब वो एक प्रॉपर शेप में होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करें तो वो हमारे रिब केज के अंदर है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हमारे ब्रेन की बात की जाए तो वो हमारे स्कल में होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसी तरीके से दे ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट। जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या एक ही जगह पे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को मूव करना, वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनके स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कैल्शियम जो होता है वो स्टोर किया जाता है इन आवर बोन्स। तो मिनरल स्टोरेज में भी हमारे बोन्स या स्केलेटन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल दैट इज द ब्लड सेल प्रोडक्शन, या जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। आप सबने सुना होगा कि आरबीसीज जो होती हैं वो रेड बोन मैरो जो होता है उसके अंदर बनती है। और रेड बोन मैरो जो होता है वो बेसिकली बोन्स के अंदर ही पाया जाता है, स्पेशली लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें। तो बोन एनाटॉमी की बात की जाए तो हमारे पास जो बोन होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बोन की बात करोगे तो हमारे पास जो बोन होती है, एक लॉन्ग बोन अगर मानी जाए, हमारे पास बोन्स की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट लॉन्ग बोन, as you can see in the image there is a long bone on this particular page। and इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट बोन्स आती हैं जो कि लेंथ के हिसाब से छोटी होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास फ्लैट बोन्स आती हैं जो कि फ्लैट रहती है एज पर दियर शेप। इसमें जो होता है बाहर से एक आप बोल सकते हो कंपैक्ट बोन होती है और अंदर से स्पंजी बोन होती है। इसके अलावा इरेगुलर बोन भी आती है जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती और इस वजह से इसको हम इरेगुलर बोन कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास सेसमॉइड बोन भी आती है। अगर हम सेसमॉइड बोन की बात की जाए तो उसकी एग्जांपल जो होती है दैट इज द पेटिला। सो जो हमारी नी कैप है दैट इज अ सेसमॉइड बोन। इसी तरीके से अगर इरेगुलर बोन्स की बात की जाए तो हमारे वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं उसमें जो वर्टेब्रा होते हैं तो वो सारे जो है बेसिकली इरेगुलर बोन में आती है। इसी तरीके से फ्लैट बोन की बात की जाए तो हमारे पास स्कल आता है, या फिर हमारे पास रिब्स आते हैं या स्टर्नम आता है, वो फ्लैट बोन की एग्जांपल है। शॉर्ट बोन्स की बात की जाए तो कार्पल्स या टार्सल्स जो हमारे हाथों और पैरों में पाए जाते हैं, दे आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन। एंड लॉन्ग बोन की एग्जांपल की बात की जाए तो वी हैव फीमर, ह्यूमरस एटसेट्रा। जब भी हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे बोन में एक आप बोल सकते हो डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सबसे पहले बात करेंगे इस सेंट्रल पोर्शन की जिसको हम कहते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस बेसिकली जो होता है ये वाला पोर्शन रहता है जिसको हम शाफ्ट ऑफ द बोन भी कह सकते हैं। यानी बोन का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डायफाइसिस या शाफ्ट ऑफ द बोन। ये मेनली होता है मेड अप ऑफ कंपैक्ट बोन। अब कंपैक्ट बोन क्या होता है, बेसिकली अगर आप इस एरिया में देखोगे दिस इज द स्पॉन्जी बोन जिसमें पोर्स होते हैं। लेकिन जो ये वाले पोर्शंस होते हैं या फिर जो आप ये वॉल देख सकते हो इस बोन का, दिस इज बेसिकली द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है इसमें आप बोल सकते हो मिनरलाइजेशन एंड ऑसिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से ये काफी स्ट्रांग होती है। तो डायफाइसिस जो होता है वो बनता है सेंटर पार्ट ऑफ आवर बोन्स, लॉन्ग बोन्स। इसके अलावा आते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो होते हैं वो दो एंड्स होते हैं बोन के जो कि हेड्स बनाते हैं। सो दीज आर द एपिफाइसिस, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एपिफाइसिस एंड एपिफाइसिस। सो ये दो जो होते हैं ये भी बोन के ही पार्ट्स होते हैं। ये दो एंड्स या हेड्स आप बोल सकते हो। सो द एंड
एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस। इसमें मोस्टली आपको इस एरिया में या फिर इस एरिया में अगर देखा जाए आपको ज्यादातर स्पॉन्जी बोन देखने को मिलता है, जो कि इस एरिया में हर लॉन्ग बोन में पाया जाएगा। और इस केस में हमारे पास रेड बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है इस एरिया में, हालांकि वो सेंटर पोर्शन में भी कुछ हो सकता है, लेकिन सेंटर पोर्शन में ज्यादातर येलो बोन मैरो होगा। और जो एंड्स होते हैं, ये वाले पोर्शन जो होते हैं, इनमें आपको ज्यादातर जो है रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। फिर आता है मेटाफाइसिस, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। मेटाफाइसिस बेसिकली जो है ये डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को आपस में ज्वाइन करता है। मेटाफाइसिस जो होता है ये बेसिकली आप बोल सकते हो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे डायाफाइसिस और एपिफाइसिस आपस में मिलते हैं, और इस एरिया में ग्रोथ काफी ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। यानी मेटाफाइसिस जो है ये वो वाले रीजन होते हैं बोन में जहाँ पे बेसिकली ग्रोथ बोन में देखी जाती है, वो बेसिकली इसी एरिया में पाई जाएगी। सो तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वन इज द डायाफाइसिस व्हिच मेक्स द शाफ्ट और द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग बोन्स। सेकंड वन इज द एपिफाइसिस व्हिच मेक्स द टू एंड्स ऑफ आवर लॉन्ग बोन। एंड थर्ड वन इज द मेटाफाइसिस, जो कि दोनों तरफ से एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को आपस में ज्वाइन करता है। यानी इस एंड से भी एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को आपस में ज्वाइन कराएगा, और इस एंड से भी एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को आपस में ज्वाइन कराएगा। इनको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, जो होती है वो होती है ये वाली सरफेस। जो ये वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। सो आर्टिकुलेटिंग सरफेस बेसिकली क्या होता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होता है ये बेसिकली वो वाला सरफेस है जो दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट बनाता है, या आप बोल सकते हो कि जो दूसरी बोन के साथ जहां पे कंबाइन होती हैं दो बोन्स आपस में ज्वाइंट बनाती हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। और यहाँ पर एक कार्टिलेज पाया जाता है, दैट इज नोन एज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। सो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो होता है वो इसी एरिया में पाया जाएगा, और इस ये एक तरीके से कवरिंग बनाएगा इस एरिया में। अब यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से जो बोन, दोनों बोन्स के बीच में मूवमेंट्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं, और बोन को कोई भी डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। इसके अलावा जो हमारे पास जो बोन होती है उसमें जो बाहर का लेयर होता है दैट इज नोन एज द पेरिओस्टियम। सो उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो होता है इट मेक्स द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ अवर बोन। एंड अगर हम अंदर वाली साइड देखें, जो ये बीच में रेड कलर की आपको कैविटी दिख रही है, दिस इज नोन एज द मेडुलरी कैविटी। सो मेडुलरी कैविटी आता है फिर उसके बाद। एंड मेडुलरी कैविटी जो होता है इसके अंदर वाली साइड अगर आप देखोगे जो लाइनिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ थिन लेयर दैट इज नोन एज एंडोस्टियम। सो एंडोस्टियम जो होता है वो अंदर वाली साइड होता है जो कि अंदर की लाइनिंग बनाता है, और जो पेरिओस्टियम होता है वो बाहर वाली साइड होता है, यानी बाहर की लाइनिंग बनाता है। इस तरीके से एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो। अगर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास जो बोन्स होती हैं उनमें आइडियली अगर देखा जाए इस डायग्राम से अगर आप देखोगे, ये वो वाला एरिया है जहां पर स्पॉन्जी बोन पाया जाएगा, और ये एपिफाइसिस वाला हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ठीक है। ये डिस्टल पोर्शन है, यहाँ पे भी एपिफाइसिस है। ये जो आपको दिख रहा है ये है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ये हो गया हमारी बोन का डायाफाइसिस, ये पूरा का पूरा। अगर आप इसमें यहाँ पर देखोगे, जूम करके ये इमेज दिखाई गई है, तो इसमें आप देखोगे दिस इज द स्पॉन्जी बोन कंटेनिंग अ लॉट ऑफ होल्स इनसाइड। तो हमारे पास स्पॉन्जी बोन होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और इसके बाद बाहर जो ये वाला पोर्शन है ये आप देखोगे ये काफी टाइटली पैक्ड बोन है। सो दिस इज बेसिकली द कंपैक्ट बोन। और इसके अलावा बाहर से इसमें जो कवरिंग होती है ये बेसिकली आप देखोगे सिर्फ दो एंड्स पे ही, इस साइड और इस साइड, ये है हमारा आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो कि बेसिकली प्रोटेक्ट करता है बोन की सरफेस को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वियर एंड टियर। और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ से बाहर वाली लाइनिंग जो होती है इसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, जो कि आपको यहाँ पर ये व्हाइट कलर का कवरिंग दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द पेरिओस्टियम। और जो अंदर वाली साइड लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज बेसिकली नोन एज द एंडोस्टियम। और इसके अंदर ये येलो बोन मैरो है, साथ साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको हम न्यूट्रिएंट आर्टरीज कहते हैं, बिकॉज बोन में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली इन्हीं आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है। बाकी इसमें ये हमारे पास शार्पीज फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली पेरिओस्टियम को कॉम्पैक्ट बोन के साथ ज्वाइन करवा के रखते हैं, और ये कॉम्पैक्ट बोन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो दिस
दिस इज एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन कि हमारी बोन जो है किस तरीके से होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम बात करें बोन टिश्यू की, तो हमारे पास बोन टिश्यू दो तरीके का हो सकता है। वन इज द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है ये टाइटली पैक्ड डेंस बोन होती है। इस केस में अगर देखा जाए, इसको हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्टिकल बोन। और कॉम्पैक्ट बोन जो होता है इसमें हमारे पास एक तो डेंसिटी अच्छी होती है, सो दिस इज डेंस, एंड इसके अलावा इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सो दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एज वेल। सो इट इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा इसमें आप बोल सकते हो कुछ आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्टियॉन्स। अगर आप ऑस्टियॉन्स की बात करें, ऑस्टियॉन्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर आप इस इमेज में देखोगे हमारे पास इस एरिया में जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, सो दीज आर बेसिकली ऑस्टियॉन्स। तो ये ऑस्टियॉन्स आपको जो है कॉम्पैक्ट बोन में ही देखने को मिलते हैं, जो कैसे लॉन्गिट्यूडनली आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ये लाइंस। बेसिकली ये सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप ने पढ़ा होगा अबाउट द कैन से प्लांट्स, अगर आप प्लांट को कट करते हो तो उसमें आप देखोगे ऐसे करके जो है उसमें बनता है बार्क उसका। सो ऑस्टियॉन भी इसी तरीके से होता है और ये लॉन्गिट्यूडनली फिर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियॉन। सो बेसिकली जो कॉम्पैक्ट बोन होता है दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ ऑस्टियॉन्स, जो कि आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सो ऑस्टियॉन्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ आवर कॉम्पैक्ट बोन, जो कि इसको स्ट्रेंथ देते हैं। और ये जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से ये रखे होते हैं, दैट इज नोन एज द हेवर्शियन सिस्टम, और ऑस्टियॉन्स ही कॉम्पैक्ट बोन बनाते हैं। इसके अलावा इसमें सेंट्रल कैनाल्स भी देखने को मिलती हैं। सेंट्रल कैनाल्स जो होती हैं इनके थ्रू जो है आप बोल सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट होती है बोन में। और इसके अलावा इसमें लैक्यूने होते हैं, लैमेले होते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि ओवरऑल कॉम्पैक्ट बोन बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनमें स्ट्रॉन्गर या आप बोल सकते हो डेंस पोर्शन बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे बोन का दूसरा पार्ट होता है, या आप बोल सकते हो जो बोन टिश्यू का दूसरा पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज नोन एज अ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो होता है ये कॉम्पैक्ट बोन की तरह डेंस नहीं होता। सो इसमें पोर्स होते हैं, यानी आप ये बोल सकते हो दैट दिस बोन इज बेसिकली पोरस। एंड इसके अलावा ये लाइट वेट होती है और इसमें स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। इसमें हमारे पास ऑस्टियॉन्स नहीं होते, या फिर लैमेले या फिर लैक्यूने नहीं होते, बल्कि इसमें होते हैं वी कॉल दैट एज ट्रैबिक्यूले। सो ट्रैबिक्यूले जो है ये पाए जाएंगे इन केस ऑफ द स्पॉन्जी बोन्स। एंड अगर कॉम्पैक्ट बोन की बात की जाए तो वहां पे पाए जाएंगे लैक्यूने, लैमेले एंड ऑस्टियॉन्स। और इसके अंदर जो स्पॉन्जी बोन होता है इसके अंदर हमारे पास रेड बोन मैरो फिल्ड होता है, दैट इज फिल्ड बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो रेड बोन मैरो जो होता है दैट इज फाउंड इन दिस स्पॉन्जी बोन। और ये मोस्टली आपको मिलेगा, अगर लॉन्ग बोन्स की बात की जाए तो ये आपको एंड्स पे मिलेगा, और अगर हम फ्लैट बोन्स की बात की जाए तो ये उसके अंदर साइड, यानी आप बोल सकते हो उसके इंटीरियर साइड पे आपको मिलेगा। बेसिकली फ्लैट बोन्स अगर हम इस तरीके से मान के चलें तो फ्लैट बोन्स में क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए या फिर ये वाला पोर्शन देखा जाए, तो इस एरिया में आपके पास देखने को मिलेगा हमारा कॉम्पैक्ट बोन, और जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जी बोन। सो स्पॉन्जी बोन उसमें सेंटर में होगा या मिडल में होगा या इनसाइड होगा। और इन केस ऑफ लॉन्ग बोन्स जैसे कि अभी आपने देखा, उस केस में ये आपको एंड्स पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द बोन सेल्स, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन से टाइप की सेल से बनी होती है। सो बेसिकली इन केस ऑफ द सेल्स दैट आर फाउंड इन आवर बोन्स, एवरी बोन सेल हैज इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। अब सेल्स कौन कौन सी होती है, बेसिकली सबसे पहले आते हैं हम स्टेम सेल्स पे। स्टेम सेल्स यानी जहां पर या जहां से हमारी बोन्स बनती है उनको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सो ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो होती हैं दीज आर बेसिकली द स्टेम सेल्स जहां से बोन फॉर्मेशन होती है। और यही सेल जो होती है ऑस्टियोजेनिक, यही बनाते हैं दूसरे टाइप की सेल जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। सो ऑस्टियोब्लास्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल
जो कि बेसिकली ऑस्टियोजेनिक सेल से ही बने होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं इनको हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, क्योंकि जो बोन होती है वो बेसिकली इन्हीं से बनती है फिर आगे जाके, क्योंकि ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट होके बनाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, और जब ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे वहां से उन्हीं ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से बोन बनेगी। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स आप इनको कह सकते हो, और इनकी वजह से ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं ये सिक्रीट करते हैं कोलेजन। कोलेजन जो होता है जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा इसी से बोन मैट्रिक्स भी बनता है। बोन मैट्रिक्स जिसको आप कहते हो ऑस्टियन। सो ऑस्टियन इज बेसिकली द बोन मैट्रिक्स एंड दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। सो पहला हमारे पास स्टेम सेल्स है जिनको हम ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट। थर्ड जो हमारे पास है we call them as osteoclasts। osteoclasts जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं ऐसी सेल्स जो कि बोन को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और उसको वहां पे आप बोल सकते हो डिजेनरेट करके उसको खत्म करने में हेल्प करते हैं, यानी रिसॉर्प्शन जिसको आप कहते हो। सो दीज आर बेसिकली बोन रिसॉर्बिंग सेल्स। तो रिसॉर्बिंग क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बोन को ब्रेक डाउन करके उसको वहां से खत्म किया जाएगा ताकि हम वहां पे न्यू बोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं दीज आर बोन रिसॉर्बिंग सेल्स जो कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं बोन मैट्रिक्स को। जब भी हम बात करते हैं रीमॉडलिंग की, रीमॉडलिंग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट रीमॉडलिंग जब भी होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट वहां पे बहुत जरूरी होते हैं। और इसके अलावा आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेल दैट इज नोन एज द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं ये वो वाली सेल्स हैं जो मैच्योर बोन्स में पाई जाएंगी। इनको हम मैच्योर बोन सेल्स भी कहेंगे, यानी जब एक बोन प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है तो उसमें जो सेल्स पाई जाएंगी दैट विल बी द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये बोन टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और बोन टिश्यू मेंटेनेंस यानी उसको मेंटेन करके रखना, उसको ऐसे ही अपनी फॉर्म में रखना, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द osteocytes. So these are the different types of cells. One is the osteogenic cells, second one is the osteoblasts, third one is the osteoclasts, and fourth one is the osteocytes. Every cell has its particular function, जिस हिसाब से हमारे पास अलग अलग काम हो सकते हैं बोन्स में। उसके बाद बोन में फिजियोलॉजी या फंक्शंस की बात की जाए तो बोन जो है मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि बोन हेल्प करती है इन सपोर्टिंग पर्टिकुलर यू कैन से फ्रेमवर्क। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स की, जैसे ब्रेन हो गया या हमारा हार्ट हो गया या फिर बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, तो उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम या बोन्स। इसके अलावा इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि मिनरल की स्टोरेज में या ब्लड सेल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, या येलो बोन मैरो जो होता है जो कि बेसिकली फैट का बना होता है वो बेसिकली आपको हेल्प कर सकता है, जो कि एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट वी सी इन केस ऑफ आवर बोन्स, तो उसमें हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल। फर्स्ट लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट द फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ बोन्स या फिर स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस या फिजियोलॉजी कैसे होती है। तो हमारे पास एक होता है दैट इज नोन एज द बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें बेसिकली सेल्स बनती हैं या बोन्स बनती हैं, बेसिकली उसको हम कहेंगे बोन फॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग जो होता है दैट इज द बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ जो होता है इसको हम मॉडलिंग भी कह सकते हैं। सो हमारे पास बोन फॉर्मेशन होती है, उसके बाद बोन मॉडलिंग भी होती है। इसके अलावा होता है बोन रीमॉडलिंग, जिसमें बोन की शेप्स को जो है अलग अलग टाइम पे चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यू कैन से फंक्शन। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर किसी बोन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट होगी, इसी तरीके से किसी एरिया में कम प्रेशर पड़ रहा है तो वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट होगी। इसके अलावा मिनरल स्टोरेज या मिनरल होम्योस्टैसिस जो होती है उसमें भी ये हेल्प करेगा। सो वहां पर भी हमारे पास बोन्स का इंपॉर्टेंट रोल बनता है। और इसके अलावा भी हमारे पास जैसे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनके फंक्शन की वजह से हम इन मिनरल्स को कब निकालेंगे, कब स्टोर करेंगे, वो सारा मैनेज होता है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट वी सी
इन केस ऑफ आवर बोन्स। तो अब हम इन्हीं फंक्शन को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बोन फॉर्मेशन और बोन ग्रोथ जो है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बोन फॉर्मेशन एंड अबाउट द यू कैन से बोन्स बनती कैसी हैं, उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे मॉडलिंग। सो बोन ग्रोथ जो होती है, जिसको हम मॉडलिंग भी कह सकते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, मॉडलिंग मतलब फॉर्मेशन बेसिकली। तो हमारे पास बोन की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो हमारे पास इन्वॉल्व होंगी इसमें ऑस्टियोब्लास्ट्स जो कि बोन फॉर्मेशन या बोन टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा इसमें होंगे इन्वॉल्व ऑस्टियोक्लास्ट्स जो कि बोन की शेप को एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या होता है बेसिकली इस केस में, जब चाइल्डहुड की बात की जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास नियरली 300 बोन्स होते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में। फिर विद एज ये जो 300 बोन्स होती हैं ये आपस में कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं एंड फाइनली जाके वी हैव 206 बोन्स इन केस ऑफ अडल्ट्स। तो जो अडल्ट्स होते हैं उनमें 206 बोन्स पाई जाएंगी, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की या न्यू बॉर्न बेबीज की तो वहां पर 300 बोन्स पाई जाएंगी। अब वो 300 बोन जो होती है वो बेसिकली कंबाइन होती है बहुत सारी और वो 206 ही रह जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको सिंथेसाइज करना है, ये सिंथेसाइज करेगा बोन मैट्रिक्स को या बोन टिश्यू को, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोइड। सो ये बनाता है हमारा ऑस्टियोइड, सबसे पहले वही बनेगा क्योंकि उसी ऑस्टियोइड से बोन्स बन सकती है। सो फर्स्टली इट इज द ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली विच मेक द बोन टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हो जो कि बोन मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली बनाता है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोइड। फिर उसके बाद क्या होता है, देन आफ्टर दैट these osteoclasts will work, जिनको हम कहते हैं बोन रिसॉर्बिंग सेल्स। सो बोन रिसॉर्बिंग सेल्स जो होती हैं दे विल बेसिकली वर्क आफ्टर दिस ऑस्टियोइड इज फॉर्म्ड। ये क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे इस ऑस्टियोइड का। सो बेसिकली दिस ऑस्टियोइड विल बी ब्रोकन डाउन, और इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद उसी ब्रेक डाउन होने के बाद इसको डिसॉल्व किया जाएगा। सो जब ये डिसॉल्व होगा तो उसकी वजह से बोन फॉर्मेशन आगे प्रोग्रेस कर सकती है। अब कॉन्ड्रोसाइट्स का क्या काम रहता है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली जो इनिशियल आप बोल सकते हो बोन फॉर्मेशन होती है, इन केस ऑफ इनिशियल बोन फॉर्मेशन द कॉन्ड्रोसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल बोन फॉर्मेशन। यानी बोन जब बनेगी तो डायरेक्टली बोन नहीं बनती बल्कि पहले बनता है कार्टिलेज। सो फर्स्टली देयर इज कार्टिलेज फॉर्मेशन, देन आफ्टर दैट कार्टिलेज से बनेगा हमारा बोन। सो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, वी विल स्टडी दैट। सो द फर्स्ट वन इज नोन एज द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। बेसिकली इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो आप बोल सकते हो ये वाला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, वो प्रोसेस किस तरीके से होती है ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास जो बोन होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, ये बनता है कार्टिलेज से। मोस्टली जो कार्टिलेज होता है दैट इज नोन एज द हाइलिन कार्टिलेज। तो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है जहां से बोन बेसिकली बनती है, बोन फॉर्मेशन होती है। स्पेशली अगर हम बात करें फीटस की तो फीटस में हाइलिन कार्टिलेज बनता है पहले, देन आफ्टर दैट वही हाइलिन कार्टिलेज जो है ग्रेजुअली वहां पे रिप्लेस होता है बाय द बोन टिश्यू। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, हमारे पास अगर हम लॉन्ग बोन की बात करें तो उसमें बनते हैं वी कॉल देम एज ग्रोथ प्लेट्स। सो ग्रोथ प्लेट्स जो होते हैं ये बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पर ग्रोथ होती है बोन्स में और उसी की वजह से बोन फॉर्मेशन होती है। इन ग्रोथ प्लेट्स को हम एपिफाइशियल प्लेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये एपिफाइशियल एरियाज में ही पाए जाएंगे।
तो हमारे पास जो बोन में डायाफाइसिस होती है सेंटर में, उस एरिया में ग्रोथ नहीं होती बल्कि एजेस की तरफ होती है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ बोन, इन दैट पर्टिकुलर बोन जो ग्रोथ होती है वो इस एरिया में और इस एरिया में होगा। इसमें इस डायरेक्शन की तरफ होगा, इसमें इस डायरेक्शन की तरफ होगा, जबकि जो सेंट्रल वाला पोर्शन है इसमें वहां पर आप बोल सकते हो लेंथ बढ़ती रहेगी, वहां पर बेसिकली ग्रोथ नहीं होती। तो जो ये ग्रोथ प्लेट्स होते हैं बेसिकली इनमें कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, जिन जोन्स में अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग काम होते हैं, जिसके बेसिस पे वहां पर ये ग्रोथ प्लेट्स जो होते हैं काम करते हैं। सो इन केस ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज से ये बनता है, तो कॉन्ड्रल टर्म जो होती है वहीं से इंट्रोड्यूस हुई है। सो ये हाइलिन कार्टिलेज से बनता है और इसमें यूज होते हैं ग्रोथ प्लेट्स। अब ग्रोथ प्लेट्स में बहुत सारे जोन होते हैं, जैसे फर्स्ट इज द जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज। जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज जो होता है इसका कुछ काम नहीं होता, वैसे इसका काम होता है इस ग्रोथ प्लेट को डायाफाइसिस या बोन के शाफ्ट के साथ ज्वाइन करके रखना। सो यहाँ पर बोन को ये ज्वाइन करके रखेगा कार्टिलेज के साथ, जो कार्टिलेज जो होता है बन रहा है। सो इसी कार्टिलेज की तरफ से आप बोल सकते हो आगे की तरफ ग्रोथ होगी, जबकि बोन के साथ अटैच करके रखेगा उसको, यही जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज। सेकेंड जो इसमें आता है दैट इज नोन एज जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है वहां पर ग्रोथ दिखाना या मल्टीप्लाई करना। सो इस केस में जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, जो होते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली डिवाइड करते हैं, रैपिड डिवीजन दिखाते हैं। तो उस रैपिड डिवीजन की वजह से जो डायाफाइसिस होती है वहां से जो एपिफाइसिस होगा वो दूर चला जाएगा। सो द एपिफाइसिस विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द डायाफाइसिस, और उस तरीके से जो है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज जो होगी ये कॉन्ड्रोसाइट्स में जब रैपिड डिवीजन होगा, किस वाले जोन में, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन में, वहां जाके होगा। अब इससे क्या होगा, जो लेंथ होती है बोन की, वो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो बढ़ जाएगी। और लेंथ जो है कैसे इंक्रीज होगी, जब एपिफाइसिस एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, ओवरऑल जो बोन की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, जहां पर बेसिकली जो ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, उसकी वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, बेसिकली हाइपरट्रॉफी में साइज इंक्रीज होता है। तो जो यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स थे जिन्होंने आप बोल सकते हो डिवीजन दिखाया था, वही कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होने के साथ साथ उनका साइज बढ़ेगा, यानी वो एनलार्ज हो जाएंगे। सो दे विल मैच्योर एंड एनलार्ज, एंड दिस इज नोन एज द जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जोन दैट इज नोन एज जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। इस एरिया में क्या होगा, जैसे कि नाम में ही लिखा है, कैल्सिफिकेशन होगी। सो ये कैसे होगा, इसमें जो कार्टिलेज का जो ये अब मैट्रिक्स बना हमारे पास, जो मैच्योर और एनलार्ज कॉन्ड्रोसाइट्स की वजह से बना, उसमें कैल्सिफिकेशन होगी। सो कैल्सिफाई होगा वो कैसे, बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम। सो इसमें जब कैल्शियम ऐड होगा तो जो ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं दे विल बेसिकली डाई इन दिस पर्टिकुलर जोन। तो इस एरिया में जो डेथ होगी वो किनकी होगी, कॉन्ड्रोसाइट्स की, कार्टिलेज सेल्स की, क्योंकि उनमें कैल्सिफिकेशन होगा, और इस कैल्सिफिकेशन की वजह से उनमें डेथ हो जाएगी। सो दिस इज अनदर जोन ऑफ आवर ग्रोथ प्लेट। उसके बाद क्या होता है, दैट इज नोन एज जोन ऑफ ऑसिफिकेशन। जोन ऑफ ऑसिफिकेशन जो होता है, इस केस में जो कैल्सिफिकेशन जिस पार्ट में हुआ उसके बाद यही चीज जो है ये कैल्सिफाई हो जाएगा, या आप बोल सकते हो सॉरी नॉट कैल्सिफाई, बल्कि इसमें जो है ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट्स आएंगे, और वही ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो इस कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जो कि कैल्सिफिकेशन की वजह से कैल्सिफाई हुआ था, इस एरिया में आएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, और यही ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये अब बोन मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोन। तो वही बोन मैट्रिक्स जो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, ऑस्टियोइड जो बोन मैट्रिक्स ऑस्टियोइड जिसको हम कहते हैं, वही बोन मैट्रिक्स जो होता है वो यहाँ पर बन जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, वही ऑस्टियोब्लास्ट जो कि ऑसिफिकेशन की वजह से इस एरिया में माइग्रेट हुए होंगे। अब ये जो ग्रोथ प्लेट होता है ये कब तक एक्टिव रहेगा? अब ग्रोथ प्लेट की वजह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ तो होती है बोन में, बट फॉर व्हाट टाइम विल दिस पर्टिकुलर कैन से ग्रोथ प्लेट बी एक्टिव? सो इसमें जो बताया जाता है वो ये है कि अगर ग्रोथ प्लेट्स की बात की जाए तो ये मोस्टली प्यूबर्टी तक एक्टिव रहते हैं, और प्यूबर्टी के बाद जो इनका आप बोल सकते हो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं उनमें ऑसिफिकेशन होगी, और जब ग्रोथ प्लेट्स ऑसिफिकेशन उनमें अगर होगी तो वो एक तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, जो अभी तक लॉन्गिट्यूडनली हमारे पास आप बोल सकते तो बोन्स की ग्रोथ होती थी, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो है खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द we can say end of this longitudinal growth in case of our bones. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, यानी एक तो था हमारा जिसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एक हमारे पास है दूसरे टाइप का जिसको हम कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली वो भी एक तरीके से बोन फॉर्मेशन या बोन ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये आपको लॉन्ग बोन्स में नहीं देखने को मिलेगा, मोस्टली ये आपको देखने को मिलेगा फ्लैट बोन्स में। तो फ्लैट बोन्स में बेसिकली होगा कैसे या ग्रोथ कैसे होगी, वो चीज जो है वो इसी इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की वजह से होगा। सो हम इस चीज को भी पढ़ेंगे क्या होगा। बेसिकली ये जैसे स्कल हो गया या क्लैविकल हो गया, जो फ्लैट बोन्स हमारे पास होते हैं, वो वहां पर ये पर्टिकुलर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो जाएगी। अब इसमें जो जरूरत होती है सेल्स, वी कॉल देम एज मीजनकाइमल स्टेम सेल्स। सो जो मीजनकाइमल स्टेम सेल्स होती हैं ये बेसिकली आएंगे उस एरिया में जहां पर हमें ग्रोथ दिखानी है या इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन दिखानी है। अब इन मीजनकाइमल सेल्स से बनेंगे ऑस्टियोब्लास्ट्स। तो जब इनसे ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे, ये वही सेल है जो कि बोन मैट्रिक्स बनाते हैं या ऑस्टियोइड बनाते हैं। तो जब बोन मैट्रिक्स वाली सेल्स आएंगी तो ये क्या करेंगी, ये वहां पर एक तरीके से उसको भुनेंगी, जिसको हम कहेंगे वोवन बोन्स। यानी जैसे आप बोल सकते हो कि हम वूल से बुन के स्वेटर बनाते हैं, वैसे ही हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये आपस में ज्वाइन होके बोन बनाएंगे, जिसको हम वोवन बोन कहते हैं। और लेटर ऑन यही वोवन बोन जो होता है, इसमें आप बोल सकते हो कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनकी मदद से यहाँ पर जो विड्थ होती है या जो थिकनेस होती है वो यहाँ पर चेंज होगी, और उस तरीके से जो हमारी बोन है वो ग्रो करेगी। सो ये बाद में होगा लेटर ऑन बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, और उस तरीके से वहां पर रीमॉडलिंग में इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और मोस्टली जो है ये जो रेगुलेशन है ओवरऑल, जैसे जो बोन ग्रोथ का है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हार्मोन्स में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। या इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन होता है, सो दैट थायराइड हार्मोन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यू कैन से बोन फॉर्मेशन। इसी तरीके से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है इन केस ऑफ मेल्स, या एस्ट्रोजन होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। सो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन। सो ये सारे जो है अल्टीमेटली इन ग्रोथ प्लेट्स के क्लोजर के लिए भी जरूरी होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, जब ये प्यूबर्टी पे रिलीज होने लगते हैं तब जाके प्यूबर्टी पे जो है ये आप बोल सकते हो ग्रोथ प्लेट्स में जो फंक्शंस होती हैं वो खत्म हो जाती है। सो इस तरीके से बोन्स की ग्रोथ होती है, या जिनको आप बोन मॉडलिंग भी कह सकते हो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने पढ़ी थी दैट इज द बोन रीमॉडलिंग, यानी बोन जो होती है वो अपनी शेप को फर्दर चेंज करके उसमें और भी चीजें जो है इन्वॉल्व करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फर्दर उनमें जो शेप होती है बोन्स की वो मॉडिफाई करते हैं। अब जो बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस होती है ये बेसिकली एक टाइम पे नहीं होती, बल्कि ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलती रहती है। अनलाइक द बोन मॉडलिंग या बोन ग्रोथ जो कि सिर्फ अप टू प्यूबर्टी ही मोस्टली होती है, लेकिन बोन रीमॉडलिंग जो होती है ये आफ्टर
प्यूबर्टी भी चलता है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम में चलता है। अब यहाँ पर दो सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं इस मामले में। वन इज नोन एज द ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज द ऑस्टियोक्लास्ट्स। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, ये बोन रिसॉर्बिंग सेल्स हैं, तो ये बोन को आप बोल सकते हो डिजेनरेट करेंगे और डिसइंटीग्रेट करके उसको वहां से खत्म करेंगे। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन को फॉर्म करके वहां पर उसके की रीमॉडलिंग करने में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये जो बोन रीमॉडलिंग होती है ये हर एरिया में डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि जिस स्पेसिफिक रीजन में ये होगा वहां पर एक कवरिंग होगी, यानी एक तरीके से ये पॉकेट बनाएगा, अंदर की तरफ एक स्पेस बनाएगा, उसी स्पेस के अंदर बेसिकली ये रीमॉडलिंग होती है। तो उसको हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग यूनिट। बोन रीमॉडलिंग यूनिट जो होता है ये बेसिकली एक क्लोज्ड स्पेस होती है जिस स्पेस के अंदर बोन्स में रीमॉडलिंग होती है। सो अ टाइप ऑफ यू कैन से पैकेट थ्रू आउट द स्केलेटन जो अलग अलग एरियाज में पाया जाएगा, और इसी के अंदर होता है बोन्स में रीमॉडलिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें जो अलग अलग फंक्शंस होती है। अब बेसिकली बोन रीमॉडलिंग में क्या क्या प्रोसेसेस या क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग। इन केस ऑफ बोन रीमॉडलिंग वी हैव मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज द एक्टिवेशन। सो सबसे पहले होगा एक्टिवेशन, यानी बोन रीमॉडलिंग एकदम से नहीं होगा जब तक कि उसको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अब एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास आते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, वी कॉल देम एज प्री ऑस्टियोक्लास्ट। सो दीज प्री ऑस्टियोक्लास्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोन रीमॉडलिंग। प्री ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, ये प्री ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं उन स्पेसिफिक साइट्स पे जाएंगे जहां पर बोन सरफेस में ये रीमॉडलिंग करनी होती है। सो ये पहुंचेंगे उस बोन सरफेस पे जहां पे हमें रीमॉडलिंग करनी है, एंड दीज ऑस्टियोक्लास्ट, द प्री ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली विल रीच दैट। एंड ये कैसे पहुंचेंगे, इनमें हार्मोनल सिग्नल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं, या फिर कभी माइक्रो डैमेज होता है कहीं पे, तो उन एरियाज में अगर मान लो हल्का सा कोई क्रैक, माइनर क्रैक जो कि माइक्रो क्रैक्स में आता है, वो अगर वहां पे होगा तो जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो माइग्रेट करके उस एरिया में जाते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज द एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन में क्या होगा, बेसिकली जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट है अब ये कन्वर्ट होके बनाएंगे ऑस्टियोक्लास्ट। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये अटैच होंगे उस सरफेस के साथ, बोन सरफेस के साथ, जिस बोन सरफेस पे हमें काम करना है। जब ये अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, ये इसको सील करके एक पैकेट बनाएंगे। सील करके एक पैकेट बनाएंगे तो अंदर इस एरिया के अंदर जो है सारा काम होगा। तो इस सील्ड कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग यूनिट, इसी के अंदर अब सारा काम होगा। क्या काम होगा, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स को, और इसके अलावा ये सिक्रीट करेंगे एसिड्स को। तो बहुत सारे एसिड्स और एंजाइम निकलेंगे। जैसे एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोलैजिनेस निकलेगा। वही कोलैजिनेस जो होता है वो इन पैकेट्स के अंदर रिलीज होगा, और उसकी वजह से वो डिसॉल्व करेगा बोन मिनरल को, या फिर आप बोल सकते हो बोन टिश्यू को। सो जो बोन टिश्यू होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और बोन टिश्यू के डिसॉल्व होने की वजह से वो वहां पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा उस एरिया। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि बोन मिनरल जो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बोन का जो टिश्यू होता है उसको यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाएगा एक ऑर्गेनिक मैटर की तरह, और वहां पर एक खाली स्पेस बनेगी जो कि एक पिट की तरह या होल की तरह होगा, एंड दैट इज नोन एज हाउशिप्स लैक्यूना। सो दैट इज नोन एज हाउशिप्स लैक्यूना। सो ये बेसिकली जो है ये बनता है वो खाली स्पेस या पिट, जहां पर जब बोन रिसॉर्बिंग बोन रीमॉडलिंग यूनिट जो होता है जब वो फंक्शनल बनता है, जब वहां पे बन जाता है, तो उसके अंदर जब रिसॉर्प्शन होता है बोन का, यानी बोन टिश्यू जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो वहां पर जो खाली स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं हाउशिप्स लैक्यूना। अब ये जो पूरा फेज है जिसमें ये ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज होते हैं और वो डिसॉल्व करते हैं बोन टिश्यू को, ये लेता है अराउंड 2 to 3 वीक्स।
यानी 2 से 3 वीक्स तक का टाइम इस प्रोसेस में लग सकता है। सो ये होता है सेकेंड स्टेप, यानी पहले एक्टिवेशन होगा, उसके बाद देयर विल बी द सेकेंड स्टेप, दैट इज द रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन में क्या होगा, जो बोन टिश्यू होता है उसका ब्रेकडाउन होगा। जब बोन टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा तो फिर वहां पर एक खाली स्पेस बनेगी जिसको हम हाउस शिप्स लैक्यूना कहते हैं, और इसी एरिया में अब जो बोन है वो रिपेयर होने लगेगी। सो द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व हियर इज नोन एज द रिवर्सल। अब रिवर्सल के केस में क्या होगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट अभी तक यहां पर काम कर रहे थे वो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, अब मर जाएंगे, यानी उनमें होगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं वो यहां पर होगा। जब एपोप्टोसिस होगा यानी ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास आएंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स। सो मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं इसमें मोस्टली फॉर एग्जांपल जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं इनको हम ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर्स भी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर्स इसमें पाए जाएंगे, जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर्स फिर आगे जाके ऑस्टियोब्लास्ट्स बनाएंगे। वही ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं इनमें बोन टिश्यू फॉर्मेशन करवाएंगे। सो जो रिसॉर्बिड सेल्स होती हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा इन्हीं मोनोन्यूक्लियर सेल से, यानी ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर्स जो होते हैं दे विल प्रिपेयर द सरफेस फॉर बोन फॉर्मेशन या हीलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं रिपेयर के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। सो जो रिसॉर्बिड सरफेस अभी मान लो जिसमें हमने ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से वहां पर रिसॉर्प्शन किया था उसको अब प्रिपेयर किया जाएगा बाय दीज ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर्स। उसके बाद होगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन, यानी बोन फॉर्मेशन इसके बाद होगा, यानी अब जो चीज हमने अभी तक की उसको रिपेयर किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें यूज होंगे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट। सो जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो इस सेल एरिया में आएंगे। इस एरिया में आने के बाद दे विल सिक्रीट द ऑस्टियोइड जो कि है हमारा बोन टिश्यू या बोन मैट्रिक्स। तो बोन मैट्रिक्स यहाँ पे जो है वो सिक्रीट करेंगे। अब ये जो बोन मैट्रिक्स होता है इसमें उतने मिनरल्स नहीं होते। फिर क्या होगा, ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स, ठीक है, तो मंथ्स के पीरियड पे वहां पर जो होता है बेसिकली इसमें मिनरल्स ऐड होंगे। सो मिनरल्स जो होते हैं जब ये ऐड होंगे तो इसको मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। जब मिनरल्स ऐड होंगे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कैल्शियम वगैरह ऐड होंगे, बाकी चीजें ऐड होंगी, तो ये जो हमारे पास ऑस्टियोइड बना था अब इसमें मिनरल्स ऐड होंगे, अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये अब इसी बोन मैट्रिक्स के अंदर फंसेंगे, और इसके अलावा इनमें से बहुत सारे जो है वो ऑस्टियोसाइट्स में जो है कन्वर्ट होंगे। जब ऑस्टियोसाइट्स में वो कन्वर्ट होंगे तो वही ऑस्टियोसाइट जो होते हैं हमारे मैच्योर बोन टिश्यू में पाए जाते हैं। तो जब ऑस्टियोसाइट्स में बनेंगे जिनको हम मास्टर सेल्स ऑफ द बोन्स भी कहते हैं, तो वो वहां पर एक तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करेंगे और वो एक मैच्योर बोन टिश्यू बनाएंगे। और कुछ सेल्स जो होती हैं जो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी उनमें सेम प्रोसेस जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है वही प्रोसेस उनमें होगा और वो खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द बोन रीमॉडलिंग इज डन। अब इसमें बोन रीमॉडलिंग में जो जरूरी होता है या आप बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें इस प्रोसेस के होने से हमें क्या क्या चीजें होंगी, बेसिकली जो कैल्शियम जो होता है हमारे पास, कैल्शियम के होम्योस्टैसिस या आप बोल सकते हो उसका मेंटेनेंस जो ओवरऑल होता है वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। इसके अलावा जो बोन में रिपेयर्स होते हैं वो भी इसी प्रोसेस की वजह से ही होते हैं। सो जो भी माइक्रो डैमेजेस, छोटे मोटे डैमेजेस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। इसके अलावा अगर किसी एरिया में ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे टिबिया वगैरह हो गया, इन एरियाज में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो वहां पर बोन की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं बिकॉज ऑफ यू कैन से हाई प्रेशर्स एंड ऑल। वो बोन जो है अडेप्ट करती है। इस लॉ को हम कहते हैं वोल्फ्स लॉ। तो वोल्फ्स लॉ की मदद से हमें ये पता चलता है कि बोन जो है अपने आप को अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस या एक्सटर्नल लोड या प्रेशर जो उस पर पड़ता है उसके हिसाब से। अब इसमें जो हमारे पास जरूरी होता है इस बोन रीमॉडलिंग वाले प्रोसेस के लिए, दैट इज द हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो फिर ये बोन रीमॉडलिंग वाली प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से हार्मोन जरूरी है, इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया, कैल्सिट्रॉल हो गया, कैल्सिट्रियोल, कैल्सिटोनिन या फिर एस्ट्रोजन एटसेट्रा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि जरूरी होते हैं
फॉर द यू कैन से रीमॉडलिंग ऑफ द बोन्स। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बोन्स में। सो फर्स्ट वन वाज बोन ग्रोथ या बोन मॉडलिंग जिसको आप कहते हो। सेकेंड वन वाज बोन रीमॉडलिंग, यानी जिस केस में बोन जो है अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम आप बोल सकते हो, जब जब उनमें रिपेयर की जरूरत होती है, माइक्रो डैमेजेस होते हैं, वो वहां पर अपने आप को ठीक करते हैं। इसके अलावा बोन में हीलिंग भी होती है। हीलिंग जो होती है वो मोस्टली जब फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, या आप बोल सकते हो जब बोन ब्रेक हो जाती है, उस केस में हमारे पास बोन रिपेयर होता है। सो बोन रिपेयर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि वहां पे होता है। ये भी एक ऐसे प्रोसेस नहीं है जो कुछ टाइम में ही हो। जैसे हमारा बोन रीमॉडलिंग काफी लंबा टाइम लेता है, वैसे ये भी एक अच्छा खासा लंबा टाइम ले सकता है। सो बेसिकली जब भी एक बोन ब्रेक होती है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस वहां पे होती है, जिनकी वजह से वो जो बोन होती है अपने आप को रिपेयर करती है। अब ये जो रिपेयर होता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो कि वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होती है। सो सबसे पहले जिस एरिया में डैमेज हुआ, उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हुई होंगी। जब वो रप्चर हुई होंगी तो सबसे पहले वो क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे। जब क्लॉट वहां पे बनेगा तो वो फर्दर ब्लीडिंग को वहां पर रोक देगा। तो ये एक तरीके से इनिशियल या फर्स्ट स्टेप होता है बोन हीलिंग या बोन रिपेयर में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है व्हाट वी कॉल एज द कैलस फॉर्मेशन। नाउ कैलस फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जो है आगे जाके बोन में स्ट्रेंथ आएगी। अब जो कैलस फॉर्मेशन होता है, ये एक सॉफ्ट कैलस पहले बनेगा। सॉफ्ट कैलस जो होता है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस। सो द सॉफ्ट कैलस इज नोन एज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस। सो ये वाला कैलस सबसे पहले बनेगा। अब फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले होगा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होगा उस एरिया में जिस एरिया में डैमेज हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है। तो इस एरिया में जो इम्यून सेल्स होती है, दे विल बेसिकली क्लीन अप द डेब्रिस एंड यू कैन से द रेजिड्यू देयर, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन के बाद जो एरियाज होंगे जहां पे हिमोटोमा बना है, उस हिमोटोमा के बीच में फाइब्रोब्लास्ट पहुंच जाएंगे। सो द फाइब्रोब्लास्ट विल रीच द एरिया, और फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर्स वहां पर बनेंगे। वही कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये इस क्लॉट के बीच में से फैल जाएंगे। दिस फॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ ग्रैनुलेशन। सो वहां पर जो प्रोसेस होगी उसको हम कहते हैं ग्रैनुलेशन, और इस टिश्यू को अब हम कहेंगे ग्रैनुलेशन टिश्यू। सो कैलस फॉर्मेशन से पहले पहले हेमोटोमा हुआ था, या हेमोटोमा फॉर्मेशन। हेमोटोमा फॉर्मेशन के बाद कैलस फॉर्मेशन, जिसमें फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस बनता है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पर बनते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स की मदद से कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो है वहां पर ग्रैनुलेशन करवाते हैं। ग्रैनुलेशन के बाद क्या होगा, वहां पर बनेगा सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस जो होता है ये बेसिकली इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट से बनेगा। फाइब्रोब्लास्ट जो होते थे, जो कि अभी तक ये कोलेजन फाइबर्स बनाते थे, वो फाइब्रोब्लास्ट अब कन्वर्ट होंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट वही है जो कि बेसिकली बनाते हैं हमारा cartilage, ठीक है। सो द फाइब्रोब्लास्ट विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये क्या बनाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट बना रहे थे कोलेजन फाइबर्स, लेकिन ये बनाएगा एक कार्टिलेज जिसको हम कहेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। सो फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो बनेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। सो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे फाइब्रो कार्टिलेज। यही फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है ये बनाता है हमारा सॉफ्ट कैलस। ये जो सॉफ्ट कैलस होता है ये बोन के दो एंड्स को आपस में होल्ड करके रखेगा, और ये जो है सेवरल वीक्स तक हो सकता है, ठीक है। सेवरल वीक्स में आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल 3 वीक्स या 4 वीक्स में भी ये हो सकता है। अब ये प्रोसेस होती है जब हमारे पास होता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी जिसमें बोनी कैलस बनेगा। सो सबसे पहले बना था हेमोटोमा, उसके बाद वो कन्वर्ट होके सॉफ्ट कैलस बन गया। फिर उसके बाद वही सॉफ्ट कैलस बनेगा बोनी कैलस। बोनी कैलस जो होता है ये बेसिकली सॉफ्ट कैलस नहीं होता, ये होता है हार्ड कैलस। तो हार्ड कैलस जो होता है ये कैसे बनेगा,
इसमें जरूरी होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर आएंगे। वो ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ से आते हैं? बेसिकली वहां पर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, वहां से बनते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। उसके बाद फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो यहाँ पर था, जो कि सॉफ्ट कैलस हमारे पास है, ये ग्रेजुअली जो है रिप्लेस हो जाएगा। और ये ग्रेजुअली रिप्लेस होगा कैसे? बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला था, वूल से जैसे स्वेटर बनता है, ये वैसे ही वोवन बोन बनाएंगे, जो कि जैसे हमने पढ़ा था इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में, तो वैसे ही यहाँ पर वोवन बोन बनेगी। जब वोवन बोन बनेगी तो उसकी वजह से ये उसी तरीके से बनेगा फिर जैसे कि हमने पढ़ा था इन द प्रोसेस ऑफ एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन एंड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है। और इसकी वजह से हार्ड कैलस बनेगा। जब ये हार्ड कैलस बनेगा तो इस हार्ड कैलस को बनने के लिए 3 to 4 वीक्स के बाद ये बनना शुरू होगा। यानी 3 से 4 वीक्स तक आपको हार्ड कैलस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 से 4 वीक्स के बाद ये बिगिन होगा, ये वाला स्टेज। और उसके बाद ये हार्ड कैलस जो होता है, ये आपको एक्सरे वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। एक्सरेज में हमारे पास सॉफ्ट कैलस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हार्ड कैलस होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो हार्ड कैलस है धीरे धीरे करके वहां पर जो बोन रिमॉडलिंग होती है, जहां पर जो ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे वो वहां पर डैमेज्ड टिश्यू को खत्म करेंगे, उसको डिजेनरेट करेंगे और उसको जो है रिसॉर्ब किया जाएगा। और उसके बाद वहां पर न्यू सेल्स बनेंगी ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से, और फिर वही ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो कन्वर्ट होकर ऑस्टियोसाइट्स में बनेंगे, और जो बोन है उसकी प्रॉपर ऑसिफिकेशन एंड रीमॉडलिंग होगी। और इस तरीके से हमारा जो फ्रैक्चर होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो हील हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कि फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो प्रोसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर रिपेयर, या फिर आप बोल सकते हो बोन डैमेज का रिपेयर होना, ये वेरी कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे आप बोल सकते हो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज हो गया, या फिर फ्रैक्चर टाइप कैसा है, किस टाइप का फ्रैक्चर था, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड सप्लाई कैसा है उस टिश्यू का, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्लड सप्लाई कम है तो फ्रैक्चर रिप्लेसमेंट या फ्रैक्चर रिपेयर जो है वो काफ़ी स्लो होगा। इसी तरीके से न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है देन इन दैट केस एज वेल, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स वगैरह जो ज़रूरी होते हैं इसके लिए, अगर वो नहीं मिल रहे हैं देन दिस विल ऑल्सो कैन से स्लो डाउन द प्रोसेस। एंड इसके अलावा उस एरिया में मैकेनिकल स्टेबिलिटी कितनी है, जैसे अगर मूवमेंट्स हो रही हैं देन इन दैट केस वहां पर जो बोन हीलिंग है और जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और इस तरीके से वहां पर ये वैरी करेगा। सो दीज आर द वेरियस यू कैन से फंक्शंस जो कि हम बोन्स में देखते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें एक प्रोसेस को, अगर हम देखें जो कि ये बोन रीमॉडलिंग वाली प्रोसेस है, इसको समझने के लिए अगर आप इस इमेज को देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर से एक लाइनिंग बनती है सेल्स की, जो कि कवर करके रखता है सेल्स को, और अंदर यहाँ पर आपको ऑस्टियोसाइट्स देखने को मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल बोन होती है। फिर इसी बोन में एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन के पे क्या होगा, बेसिकली ये जो है ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर्स आएंगे जो कि उस एरिया में आके उस एरिया में बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर्स जो होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट बनाएंगे, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो वहां पर जाके इन एरियाज में ये जो पैकेट बनेगा अंदर की तरफ, ये जो पैकेट है इस पैकेट के अंदर ये इन एरियाज में जाके बोन टिश्यू को डिजनरेट करने में हेल्प करेंगे। इसमें मैक्रोफेजेस वगैरह काफी हेल्पफुल होते हैं जो एपोप्टोसिस वगैरह के लिए जरूरी है और बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होते हैं। देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्टियोइड बनना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। इन ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से, जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं, इन ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्टियोइड बनना शुरू हो जाता है। और ये ऑस्टियोइड जब पूरा इस एरिया को कवर करेगा और बोन फॉर्मेशन पूरी तरीके से वहां पे होने लगेगी, फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन के केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो ये बोन टिश्यू बना, इसमें अब मिनरल्स ऐड होंगे। मिनरल्स में हमारे पास कैल्शियम वगैरह हो गया, वो
इस एरिया में ऐड हो जाएगा और ये एरिया पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और ये फिर से जब कवर होगा तो इसमें ऑस्टियोसाइट्स बनेंगे, क्योंकि जो ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम खत्म कर गए थे वो ऑस्टियोब्लास्ट अब कन्वर्ट होके जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो बनाते हैं। और वही ऑस्टियोसाइट जब यहाँ पे कंप्लीटली इसको कवर करेंगे तो ये पूरा ऑसिफाई हो जाएगा। जब ये पूरा ऑसिफाई हो जाएगा तो ये फिर से एक नॉर्मल बोन की तरह इनिशियली वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो डैमेजेस जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसे हमारी बोन जो है ग्रेजुअली ओवर द लाइफ टाइम जो है वहां पर कंटिन्यूअसली फंक्शन करती रहती है। तो अगर इस सारी प्रोसेस को देखा जाए तो रादर हम बोन को बोले कि ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, ये एक वेरिएबल चीज है या डायनामिक चीज है। सो रादर हम उसको बोले दैट इट्स अ स्टैटिक थिंग, द बोन इज बेसिकली डायनामिक, यानी ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, इसमें रिपेयर्स होते रहते हैं, रीमॉडलिंग या फिर ग्रोथ एटसेट्रा, ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं एंड ये अपने आप को अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि बोन एक सॉलिड स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक हार्ड डायनामिक चीज है। और इस वजह से इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस और एडेप्टेशंस होती रहती हैं एंड इस तरीके से हमारा जो बोन का टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करता है। सो दैट वाज एन आइडिया अबाउट the bone and the functions of the bone, the anatomy of the bone. I hope everything was clear। और इसमें अगर फर्दर कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ सकते हो। फर्दर कभी किसी लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हम लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स या फिर जो सेस्मॉइड बोन्स या फिर इरेगुलर बोन्स अलग अलग एरियाज में होते हैं, सारे जो 206 बोन्स होते हैं जैसे जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में है, स्कल में है, बाकी एरियाज में है, we might study them in future classes or future lectures someday, but right now this lecture was all about the anatomy and the physiology of the bone and I hope कि आपको वो समझ आ गया होगा। Still if there was any type of question, confusion or doubt, you can ask that in my comment box and I will be definitely replying you। Thank you so much, have a very good day, goodbye, Allah Hafiz।